Hi everyone, myself Narayan Singh from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे और आज इसके पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। मींस चैप्टर का नेम ही हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स। Biomolecules means organic molecules or organic compound that present in living system. Means biomolecules. The organic compound that present in living system now is called बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी लिविंग सिस्टम प्लांट एंड एनिमल्स में मिलते हैं, उसे वर्ड इम्प्लाइज करते हैं स्टूडेंट हम बायोमॉलिक्यूल्स। तो इनका पोजीशन क्या होगा उसको अगर हम चेक करें तो कोई भी लिविंग सिस्टम है, मींस ये हमने मेंशन कर दिया लिविंग सिस्टम। जो भी लिविंग सिस्टम है अगर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर देखा जाए तो लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए कौन होता है, ऑर्गन्स। डिफरेंट काइंड के ऑर्गन्स अगर मर्ज होते हैं तो एक लिविंग सिस्टम लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन्स को फॉर्म करने वाले कौन से हैं, अगर ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर इनको फॉर्म करते हैं टिश्यूज, एंड टिश्यूज की बात करें तो इनको फॉर्म करते हैं सेल, एंड सेल्स की बात करें तो इनको फॉर्म करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनेल्स, एंड ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करने वाला जो पार्ट होगा दैट इज कंसिडर्ड बायोमॉलिक्यूल्स। दैट्स ऑल। सो बायोमॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है लिविंग सिस्टम में बेसिक पार्टिकल की, बेसिक पार्टिकल का मीनिंग यहाँ पर हो गया जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ये हो गया बायोमॉलिक्यूल की पोजीशन। बायोमॉलिक्यूल्स मर्ज होते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड्स। देन आफ्टर ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेन्स के फॉर्मेशन से एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेम काइंड की सेल्स जब मर्ज होती हैं तो वो टिश्यूज में कन्वर्ट होती हैं। टिश्यूज जो होते हैं अलाइक फंक्शन में मर्ज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन्स मर्ज होकर एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स। सो ये अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो हमारे पार्ट में इंक्लूडेड हैं स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 14 में, एंड उनमें से किन पार्ट को हमें स्टडी करना है। ऐसे ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाए तो टोटल पार्ट फॉर जेईई नीट के लिए स्टडी करना है, बट नाउ प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ पार्ट इंक्लूडेड है और कुछ एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड पार्ट फॉर जेईई एंड नीट के लिए हमें स्टडी करना है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए स्टूडेंट तो हमें कुछ पार्ट की स्टडी करनी है, बट हम पूरे पार्ट को यहाँ पर राइट करेंगे। तो टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन्स, हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन्स, हम बात करेंगे यहाँ पर हार्मोन्स। सो न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड लिपिड्स। सो इतने पार्ट है जो बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ने होते हैं, बट नाउ प्रेजेंट टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिर्फ दो ही पार्ट इंक्लूडेड है, रिमेनिंग दिस पार्ट इज एक्सक्लूडेड पार्ट। तो एक्सक्लूडेड पार्ट आपको बोर्ड एग्जाम आपको जेईई नीट की क्लास में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हमें 2 पॉइंट पर फोकस करना है, वन इज द न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज द कार्बोहाइड्रेट।
सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट नाउ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड की बात करें यहाँ पर, तो न्यूक्लिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सिस्टम का और प्लांट एंड एनिमल बोथ के लिए। सो न्यूक्लिक एसिड सो स्टूडेंट बात करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पहला पार्ट है न्यूक्लिक एसिड देन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट। सो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के फर्स्ट हमने यहाँ सेंटेंस ऐड किया है कि नाउ एवरी जनरेशन ऑफ द ईच एंड एवरी स्पीशीज नाउ व्हाट इज रिजेंबल करते हैं आर शो सिमिलरिटीज विद इस व्हाट इज एंसेस्टर मींस जनरेशन टू जनरेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके डॉटर एंड सन में होंगे एंड डॉटर एंड सन के कैरेक्टर उनके डॉटर एंड सन में होंगे। दैट्स क्लियर है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर आए राइट, तो ये सारे जो ट्रांसमिशन होता है व्हाट वे लाइक व्हाट वे मतलब उसके लिए रिस्पांसिबल फैक्टर क्या है, तो उसके लिए रिस्पांसिबल फैक्टर है इसलिए न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर वर्ड हम देंगे नाउ nucleic acid is a genetic material. Nucleic acid is a genetic material that help in transmission of genetic character from one generation to another generation, सो स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस लिविंग सिस्टम के अंदर जो जनरेशन टू जनरेशन पर कैरेक्टर को क्या करता है ट्रांसमिशन करता है। सो ये जेनेटिक मटेरियल the transmission of genetic character from one generation to another generation is called heredity. So heredity the process है जहाँ पर पेरेंट्स के कैरेक्टर सन एंड डॉटर में ट्रांसमिशन होते हैं। इस तरह ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हम वर्ड इम्प्लाइज करते हैं स्टूडेंट हेरिडिटी। एंड यू नो स्टूडेंट द फैक्टर or substance of living that transform or either that responsible for transmission of genetic character is chromosomes. So student genetic character का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड हेरिडिटी के लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर है स्टूडेंट यहाँ दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स ही वो मटेरियल है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और यही जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करता है ट्रांसफर करता है। सो क्रोमोसोम्स है क्या फिर यहाँ पर नाउ क्रोमोसोम्स इज made up of proteins and nucleic
एसिड मीन्स अगर हम यहाँ क्या करें तो क्रोमोसोम्स प्लस वाटर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो हमें दो चीजें यहाँ मिलने वाली स्टूडेंट, वन इज द प्रोटीन पार्ट प्लस सेकेंड इज द न्यूक्लिक एसिड। सो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम्स के हाइड्रोलाइसिस हमें दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक प्रोटीन पार्ट मिल रहा है एंड सेकेंड इज न्यूक्लिक एसिड। सो स्टूडेंट हमारा टॉपिक ही है न्यूक्लिक एसिड, तो अब हमारा टोटल फोकस होगा कहाँ पर, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पर। तो हमने न्यूक्लिक एसिड के अबाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया कि न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स का पार्ट है, बट न्यूक्लिक एसिड ही मेन फैक्टर है जो क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो अब हम स्टडी करेंगे किसके अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, जैसा मैंने मेंशन कर दिया, बायोमॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करता है। अब मैंने यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के पहले हम टाइप पढ़ेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, so therefore 1 and 2, one is DNA, second is RNA, DNA and RNA। and DNA की बात करें तो that is called deoxyribose nucleic acid, deoxyribose nucleic acid, and this one is called ribose nucleic acid। So deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid। तो यहाँ पर हम दोनों को फोकस करेंगे और दोनों के अबाउट हमें पढ़ना है। डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो मल्टी सेलुलर एनिमल के लिए ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जेनेटिक कैरेक्टर को, और आरएनए जो है मल्टी सेलुलर में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, एंड यूनिसेलुलर एनिमल लाइक इग्लिना, पैरामीशियम, राइट, इन सब के लिए बैक्टीरिया, वायरस, इनके लिए क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है। मींस आरएनए यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एमोeba, इनके लिए जेनेटिक का वर्क करता है, बट यही आरएनए मल्टीसेलुलर एनिमल में प्रोटीन के सिंथेसिस में करता है। सो ये दो टाइप हो गए न्यूक्लिक एसिड के। अब इनके अबाउट हम लोग स्टडी करेंगे कि इनका कंपोजिशन क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड किन कंपोनेंट्स मर्ज होने के बाद बनता है, तो उसके लिए जाएंगे, तो ये राइट कर रहा हूं मैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड is a genetic substance। nucleic acid on hydrolysis gives 5 carbon containing 5 carbon containing sugar heterocyclic nitrogen heterocyclic nitrogen base and phosphate group।
मीन्स न्यूक्लिक एसिड ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो हो गया प्लस वाटर and again pentose sugar plus nitrogen base plus phosphate. So that's clear कि न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस हमें तीन कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम मर्ज करेंगे तो वाटर रिमूव करने के बाद हमें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। मैटर ये लगता है कि यहाँ पर इनके ग्रुप क्या है कितने हैं, तो इनके भी पार्ट हैं। चलो फास्फोरिक ग्रुप की बात करें स्टूडेंट, तो दैट्स क्लियर है कि इसका एक सिंगल पार्ट है फास्फोरिक एसिड का, बट नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के दो ग्रुप हैं। डीएनए में यूज होने वाला पेंटोज शुगर अलग है और आरएनए में यूज होने वाला अलग है, तो उन दोनों के अबाउट में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। और ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस पे भी दो ग्रुप हैं जहां पर टोटल 5 बेस होते हैं, बट एट अ टाइम डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में सिर्फ 4 नाइट्रोजन बेस यूटिलाइज करते हैं, राइट। यूज्ड होता है, नॉट इज यूटिलाइज्ड, यूज्ड होता है इन लिविंग सिस्टम। सो डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंट ग्रुप होगा। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पार्ट। पहला पार्ट हम बात करेंगे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे जो न्यूक्लिक एसिड के तीन कंपोनेंट हैं, इनको सेपरेटली हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, और ये क्लियर करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं तो डीएनए और आरएनए, तो किसमें किस टाइप का शुगर और किस ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस यूटिलाइज कर रहे हैं हम। तो पहले बात की हमने पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की बात करें तो कौन किसमें मिलता है, दो टाइप के शुगर यहाँ पर है जो न्यूक्लिक एसिड में यूटिलाइज होते हैं। तो बात करेंगे बीटा डी राइबोस शुगर present in RNA, but beta D 2-deoxy ribose sugar present in DNA में। दो जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर उनके दो शुगर हैं आरएनए डीएनए के बेस पर, तो दोनों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पेंटोज शुगर दैट्स इंडिकेट नाउ 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर है लाइक दिस टाइप, जहाँ पर 4 कार्बन रिंग के अंदर है और 5th कार्बन ऊपर है। तो पेंटोज शुगर में OH H H OH H OH H CH2 OH। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5H, दैट इज द कार्बन। और मैं बात करूं कि फर्स्ट कार्बन से इफ OH lies on upper side that is called beta form, so that is beta D ribose sugar, that is a part of RNA nucleic acid that is used in unicellular animals and genetic material of bacteria and virus. But in case of second, now DNA स्टूडेंट क्या करना है आपको, दैट इज कॉल्ड बीटा डी 2-deoxy ribose sugar। व्हाट आई मीन बाय बीटा 2-deoxy, क्या करेंगे स्टूडेंट, 2-deoxy काउंट करना 1 2 3 4 5। नाउ सेकंड कार्बन
Now look here, second carbon D means removal, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोस शुगर में देखें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है और यहाँ सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है, तो इसीलिए इसका नेम क्या है, 2-deoxyriboose sugar, second now removal of oxygen from the second carbon. So it is utilized in the multicellular animal DNA. So that sugar present in DNA and this one is RNA. So that is the first component of nucleic acid is called pentose sugar. Pentose sugar के दो parts. Then हम बात करेंगे यहाँ पर next part nitrogen base and phosphate group की. So phosphate group की बात करें यहाँ पर और पेंटोस शुगर की हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट, ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की बात करें आप तो इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन containing base, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, राइट। और इसके दो ग्रुप है आपको, तो नाइट्रोजन बेस दो ग्रुप में है कौन, वन इज द मोनोसाइक्लिक एंड सेकंड इज द बाइसाइक्लिक। तो वन इज प्यूरिन्स that is bicyclic and second is pyridines that is monocyclic nitrogen containing base. Now purines has two subgroup a base and pyridines has three group. Now adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. A form adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. सो ये ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस है जिनके अबाउट हम बात कर रहे हैं। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। दैट इज द बाइसाइक्लिक, दिस वन इज मोनोसाइक्लिक, बट बोथ इज हेटेरोसाइक्लिक, मींस रिंग में कार्बोनिक एसिड नाइट्रोजन। And then इन ग्रुप में से अगर बात करें तो डीएनए में जो यूज होगा वो है AGCT और आरएनए में इनका जो ग्रुप होगा वो होगा AGCU, मींस थायमाइन इन डीएनए रिप्लेस बाय यूरासिल। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट of the what is specific to objective MCQ के लिए what are set of nitrogen base that present in DNA or either RNA, उसके लिए इसको हम फोकस करेंगे and this one and last part की बात करेंगे phosphate group। last part में जाएंगे phosphate group। तो phosphate group की बात करें स्टूडेंट तो phosphoric acid का पार्ट है और ये phosphate group होता क्या है like this। phosphate group की ये स्ट्रक्चर हो गई, फास्फोरिक एसिड का पार्ट है और फास्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन न्यूक्लिक एसिड में फास्फोईस्टर बॉन्ड से अटैच होता है और टू टाइम होता है वन शुगर अटैच विद टू फास्फेट ग्रुप बाय दैट इज कॉल्ड फास्फोडाइईस्टर लिंकेज। सो डाइईस्टर लिंकेज। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम, जैसा हमने अभी जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया फास्फेट ग्रुप नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, तो इनकी मिलने से कैसे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हम डीएनए आरएनए का, तो उसके अबाउट जाएंगे। तो पहले पॉइंट बता देते हैं यहाँ पर हम यूनिट फॉर्म
by attachment of pentose sugar. Attachment of pentose sugar with nitrogen base. With nitrogen base is called nucleoside. So ion formed by attachment of nitrogen base group at first carbon of pentose sugar is called nucleoside. But when phosphate group oxygen attached with third and fifth carbon of pentose sugar, then it is called nucleotide. Nucleotide form a long chain. It is called polynucleotides. The long chain of polynucleotide is called nucleic acid. Means that is the pentose sugar, that is beta form of OH, and CH2OH and H. अब इसमें जो पॉइंट्स हुई, ये फर्स्ट कार्बन है, इसी कार्बन का अगर ग्रुप ऑफ अटैच होता है नाइट्रोजन बेस by elimination of water, so it is called nucleoside. And then after nitrogen base attached on first carbon, that is the nucleoside, but when phosphate group to form a long chain means, but when the phosphate group oxygen attached with the third and fifth carbon, so third and fifth carbon की बात करेंगे 1 2 3 4 5. So when first attached, then PO, that's all, phosphoester. तो phosphoester की बात करें हम अपन, तो ये लिंकेज हो गया, that is called 3' linkage. If oxygen of the phosphate group attach on third carbon of the pentose sugar by phosphoester linkage, similarly in upper layer oxygen of phosphate group also form linkage by phosphoester linkage,
So that is called 5' linkage. And now this structure is called nucleotide. That's all. So this one is the nucleotide, that's the nucleoside. नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पे पेंटोज शुगर के मार्च होता है, बनने वाली स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और फिर यही मार्च होता है तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। एंड स्टूडेंट ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, यही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होकर एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करता है जिसे वर्ड देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड ये न्यूक्लियोटाइड की चेन डीएनए में दो पैरेलल लेयर होती हैं जो ट्विस्टेड रोप की तरह मर्ज होती हैं, और आरएनए में सिंगल। क्लियर? सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 में बायोमॉलिक्यूल्स के पहला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक जैसा मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया आपको कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जेनेटिक कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जहाँ मिलता है उस बायोमॉलिक्यूल्स का नेम होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें दो कंपोनेंट देता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें तीन कंपोनेंट देता है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, दैट डिपेंड एट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि हम किसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, आरएनए आ रहेगा डीएनए। अगर हम डीएनए का करा रहे हैं तो अलग ग्रुप होगा, आरएनए का अलग होगा। राइबोज शुगर की बात की हमने तो रिमाइंड करा दूं आपको स्टूडेंट वंस अगेन, राइबोज में दो हैं, बीटा डी राइबोज शुगर दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर दैट प्रेजेंट इन डीएनए। सिमिलरली नॉन नाइट्रोजन बेस का ग्रुप भी डिफरेंट होता है दोनों के लिए। नाइट्रोजन बेस दो है, pyridine एंड pyrimidine। pyridine जो है बाइसाइक्लिक है, pyrimidine जो है मोनोसाइक्लिक है। pyrimidines 3 पॉइंट्स हैं और purines दो है, adenine 1 is cytosine, thymine and uracil. But the base group purines and pyrimidine that present in DNA is AGCT. Adenine 1 is cytosine, thymine, but in RNA is AGCU. Adenine 1 is cytosine and uracil. That's all. And then आपका न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोसाइड हम पहले स्ट्रक्चर जो बनेगा 20 यूनिट वो है नाइट्रोजन बेस का ग्रुप, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन में लगता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड उसी न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन आकर पेंटोज शुगर के थर्ड और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनाता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड रिपीट होकर एक लॉन्ग चेन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज चैप्टर 14 इस चैप्टर 12 के चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स में पार्ट 1 में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।